जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 4 नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। As our in previous standard, we have studied about the 1857 revolt. We also read about the boycott and indigenous movement in short. Now I'm going to start this chapter, but first I want to give some introduction. As we everyone know, in 1498 there is a change occurred in our country. That was the incident occurred. Portuguese sailor Vasco da Gama searched new sea route to India. Then after 1600, East India Company established East India Company in England. They came to in our country in 1608 for the trading purpose. But as we everyone know, this show the condition of our country, and they started to plunder us. They came to our country only for they wanted to their country rich and prosperous. But when show that times circumstances of our country, they also take the whole advantage the rule. Due to they play the different policies. They play the different policies and took over whole entire nation under their rule. Then after there is a first time some opposition goes by Sirajuddaula, as we everyone know. This incident turned the Indian future. Then after 1764, Battle of Buxar, different policies played by Britishers. In our previous chapter we have already we read. They played the different policy to rule on us. They became stronger by the different policies. But in our country, the people became dissatisfied with them, or there is a big nationwide revolt, or we can say our first national revolt done in 1857, or it produced the nationalism in our country. तो देखो इस इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना। आज हम चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ब्रिटिशर्स की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ के लिए कई पॉलिसीज़ के बावजूद उन्होंने हमारे कंट्री के एंटायर नेशंस के ऊपर अपना कंट्रोलिंग कर दिया। तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में जो नेशनल जो मूवमेंट हुआ था 1857, उसके बारे में शॉर्ट में। और देन आज का जो हमारा परिचय हम देंगे वो बाइकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट, स्वदेशी, है ना। बाइकॉट त्याग करना किस चीज़ को, है ना, बाइकॉट, और उसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे। तो जैसा ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया ब्रिटिशर्स बिकेम फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। देखो 1608 के अंदर आए थे। मैंने आपको स्पेशली अभी एक बात बताई थी कि दे केम टू ओनली ट्रेड फॉर हियर,
यहाँ ट्रेड करने के लिए दे वांटेड टू मेड देवर कंट्री प्रोस्परियस, अपने देश को वो प्रोस्परियस बनाना चाहते हैं। बट उस समय जो हमारा हालत देश थे वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, आपस में लड़ते झगड़ते थे, और दे ऑल्सो ब्रिटिश ने उन फेमिलियर हो चुके थे, है ना, दे फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज, और इसका बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट एंड इंटरनल वीकनेस ऑफ इंडिया, देखो वहाँ भारत के अंदर जो इंटरनल वीकनेस थी और जो पॉलिटिकल फेनोमेना जिस तरह की स्थिति थी, उसका बड़ा एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने लिया। फ्रॉम 1757 आफ्टर क्रीपिंग इन बंगाल एंड एस्पायरिंग 1857, देखो ये जो शुरुआत हुई थी, अब उनकी ग्रीड कहाँ से बढ़ी थी, जैसा कि उन्होंने आप बेनिफिट लिया था, अपने बैटल ऑफ प्लेसी पढ़ा था। इन दैट वॉर, इन दैट बैटल, उस बैटल में क्या किया था कि एज यू एवरीवन नो कि सिरोज-उद-दौला वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बट हुज सपोर्ट, किसके सपोर्ट से वो मारा गया, तो यहाँ वो मारा गया था, वो सपोर्ट था उसका उसी के चीफ कमांडर मीर जाफर, है ना। अब मीर जाफर जब ऐसी स्थिति देखी, ब्रिटिशर्स ने सोचा व्हाई वी कैन नॉट अदर प्लेसेस आल्सो सेम अप्लाइड, तो उन्होंने इस तरह देखी यहाँ बैटल ऑफ प्लेसी के अंदर उनको देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर में एंट्री हुई इंडिया के अंदर, और सेम उन्होंने जो सेम प्रोसीजर्स अप्लाइड इन एवरी पार्ट, अलग अलग तरह के हो ना, थोड़ा अलग ये मतलब हर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ स्टेट्स, हर स्टेट की अपनी कंडीशंस को देख करके उन्होंने इस तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ के माध्यम से, चाहे और कोई पॉलिसीज़ के माध्यम से, चाहे कनिंगनेस से, चाहे क्लेवरनेस से, एनीवे दे स्टार्टेड, उनकी जो ग्रीड है उन्होंने बढ़ा दिया, दे स्टार्टेड रूल ऑन अस, दे स्टार्टेड टू स्प्रेड देयर पावर एंड कॉलोनिज्म इन आवर कंट्री, है ना। जैसे हम 1764 की बात करें तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में क्या था कि हमारा अंडर डायरेक्टली गोज अंडर कंट्रोल ऑफ, है ना, वहाँ का मेन ब्रिटिश ही बन गया आफ्टर मीर जाफर की डेथ के बाद। 1765 के अंदर मीर जाफर डेथ हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 64 में, 3 अलाइड आर्मीज को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। अब इस बीच के अंदर 1765 से 1700 ईयर्स इन द 100 साल के इस समय 1757 से स्टार्ट किया था, है ना, और ये 1857 100 ईयर्स तक के इस युग में मेंटेन द सुप्रीमेसी, ब्रिटिश मेंटेन द सुप्रीमेसी। ब्रिटिश क्या कर चुके थे, इन ऑर्डर टू मेंटेन सुप्रीमेसी इंग्लैंड ग्रेजुअली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन कंट्री, एक स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम। अब देखो ये इस 100 साल के अंतर्गत पूरा का पूरा उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था दैट इज एज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ये 100 ईयर्स में देखे जहाँ तक जो भी स्टेट्स थे उन्होंने हड़पना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लिया, कॉमन लॉ, एंड इंडिया एस्टेब्लिश सच लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट, और इससे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और पीपल वर डिससेटिस्फाइड, है ना, और वो पीपल उससे डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि देखिए ब्रिटिश क्या वांटेड, ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश वांटेड द टू मेक इंग्लैंड प्रोस्परियस एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के ऊपर वो इंग्लैंड को प्रोस्परियस बनाना चाहते थे। सो दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द इंडिया, इसलिए उन्होंने भारत में हनन करने की पद्धति को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन स्टार्टेड हुआ, देन आफ्टर जैसे कि नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ,
और 1857 में देयर इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के खिलाफ एक रिवोल्ट की तैयारी हुई। अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट, व्हाट आर द रीजंस? अब देखो, जब यहाँ ये पॉलिसीज ओपन की गई, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो कुछ ऐसे फैक्टर बने जैसे पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स, या इधर ब्रिटिश रूल, इस ब्रिटिश रूल की वजह से ड्यू टू देयर पॉलिसी पीपल क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, और दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसलिए वो ब्रिटिश के खिलाफ गए। तो सम ऑफ द फैक्टर दैट कॉजेज अपराइजिंग 1857 रिवोल्ट वर डिससेटिस्फैक्शन, उनके प्रति डिससेटिस्फैक्शन था, उनके प्रति वो संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्टि मुख्य कारण था 1857 रिवोल्ट का। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये हमने जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर डिस्कस किया था, पीजेंट्स की खेती चिल्ली थी, इंडस्ट्रियल जो वीवर्स थे वो बेकार हो गए थे, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और ओनली दे वांटेड टू प्रोस्परियस देयर ब्रिटिश, दे आर नॉट यूजिंग, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कोई भी उनका जो मनी था वो भी यूज़ नहीं करते। एंड देयर इज मैनी अदर रीजन, सोशल रीजन्स था, रिलीजियस था, क्रिश्चियनिटी, दे आर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी, सोशल के अंदर कई हमारे सिस्टम्स को एंड कर दिए थे। मिलिट्री फैक्टर और इमीडिएट रीजन लाइक, फिर इसके अतिरिक्त जो रीजन था उसमें मिलिट्री रीजन, और मिलिट्री रीजन में एज वी एवरीवन नो, जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था, एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन आर्मी के अंदर, उसमें इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसका जो कार्टेज होता था, दे हैड टू ओपन विद द माउथ एंड इट वाज ग्रिस्ड, दे वेर ग्रिस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। उसको किससे बंद किया जाता है? काऊ की चमड़ी और पिग की चमड़ी से। बोथ आर अगेंस्ट बोथ रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के ये जो धर्म के खिलाफ था। अब इसलिए इसी स्थिति के अंदर पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद देम, और एज वी एवरीवन नो, जैसा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, मंगल पांडे का नाम आपने सुना। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग। इस रिवोल्ट के अंदर पहला जो मार्टियर बना था वो मंगल पांडे बना था। इसके अतिरिक्त कई और रिवोल्यूशनरीज थे इसमें, नाना साहेब की बात आती है, तात्या टोपे जी की बात आती है, राजा कंवर सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर टुक पार्ट इन इट, इसमें उन्होंने अपना भाग हिस्सा लिया था। मेनी फैक्ट्स अमंग आर द कंपनी रूल इन इंडिया एंड दिस रूल ब्रिटिश क्राउन। अब देखिए इस 1857 के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और वो बड़ा परिवर्तन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 से पहले वी वेर अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम अभी तक 1857 से पहले, इस क्रांति से पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल में थे, अंडर रूल में थे। बट आफ्टर क्या हुआ? देन आफ्टर दे वी डायरेक्टली गो रूल क्वीन विक्टोरिया। अब हम 1857 की क्रांति के बाद में सीधे ब्रिटिश रूल के अंदर, मतलब पूरा विक्टोरिया के अंडर में चले गए। अब वहाँ सभी तरह के परिवर्तन, चेंज इन मिलिट्रिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, social religious policies, the region is responsible for the 1857। लेकिन जो as we everyone know कि ये जो 1857 था का रिवोल्ट था, वो रिवोल्ट हमारा फेल्योर हो गया। फेल्योर होने के पीछे कारण क्या था? तो देखिए, एक तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू स्टार्ट बिफोर डेट, है ना, जैसा हमने शुरू जो हुआ 31 के मई को होने का था, उसके बजाय 10 मई को हो गया। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमारे पास
लेक ऑफ सेंटर को लीडरशिप की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इनसफिशिएंट अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारे पास वेपन्स भी अवेलेबल नहीं थे हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट इन नेशनलिज्म अमंगस द रिवोल्यूशनरी, जो रिवोल्यूशनरीज होते थे उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर अपने एरियाज के तक ही सीमित था, एक साथ पूरे कंट्री में रिवोल्ट था, लेकिन क्या था, एक टाइम पे एक साथ नहीं शुरू हुआ, है ना, इट वॉज नॉट स्टार्टेड एट द सेम टाइम इन होल कंट्री, सो इंग्लिश और ब्रिटिश गॉट द चांस टू कंट्रोल देम, इसलिए ब्रिटिश लोगों को वो पूरा चांस मिल गया उसको कंट्रोल करने में। सेकेंडली, जो बात केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, ओनली दे वांटेड टू फ्री देयर ऑन वे ऑन रीजन, अपने ही क्षेत्रों को वो क्या करना चाहते थे, ऐसा केवल वहाँ तक सीमित रखा था। इन ऑल कंडीशंस ने हम इस रिवोल्ट को फेल कर दिया, कोई ऐसा सेंट्रल लीडरशिप नहीं थे, फिर हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंग्वेज, अलग अलग तरह की भाषाएं, इनका प्रयोग किया जाता था। पीपल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात भी आती है, कम्युनिकेशन की कमी थी, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, ठीक है। एक सेंट्रल अगर लीडरशिप होती तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता। तो इन सभी कारणों से ये जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयकॉट इंडिजीनियस मूवमेंट। बॉयकॉट का मतलब उस वस्तु का यूज़ नहीं करना, है ना, वस्तु ब्रिटिश जो वस्तु थी उसका यूज़ नहीं करने की शपथ खाई। और इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब जो हमारे यहाँ की वस्तु का यूज़ करना और इसका त्याग करना। मूवमेंट स्टार्ट किया गया और इस मूवमेंट की जो शुरुआत थी इज द पार्ट ऑफ बंग भंग। अब ये जो मूवमेंट की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई, बंग भंग मूवमेंट। अब बंग भंग मूवमेंट क्या था, बंगाल, बंग का मतलब तोड़ना। अब यहाँ बंग भंग से किस तरीके से शुरुआत हुई तो देखिए, इज लॉर्ड कर्जन ने, वाइसराय कर्जन, वी जस्ट एवरीवन नो कि दैट टाइम बंगाल, तो बंगाल स्टेट था वो काफ़ी राइजिंग कंडीशंस में था, राइजिंग पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज आल्सो बिग वन, एक बड़ा प्रोविजंस भी था। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी था। बट वाइसराय कर्जन डिवाइड दिस वास्ट एरिया इनटू टू पार्ट, दो भागों में उसको बांट दिया गया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। सो पीपल वेर एंग्री विद हिम, और लोग उससे नाराज थे, और गोज अगेंस्ट एंड स्टार्टेड द बंग भंग मूवमेंट, और उन्होंने बंग भंग मूवमेंट शुरुआत की। तो बायकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट अलॉन्ग विथ बंगाल बंग भंग मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। 1905 वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक बहुत बड़ी घटना है, बिकॉज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा उसकी जो पॉलिसीज थी वो तो डिवाइड एंड रूल, हमारे लोगों को आपस में बांटना, और उसके साथ बॉयकॉट एंड मूवमेंट गॉट इम्प्यूट्स, और इसकी वजह से ये मूवमेंट किस रूप में बदल गया, बॉयकॉट और इंडिजियस, स्वदेशी मूवमेंट के रूप में। तो बंगाल वॉज द बिग प्रोविजन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के समय में बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविजन था, विच इंक्लूडेड प्रेजेंट, आज के समय में अगर हम बात करें तो बंगाल कितना बड़ा था, याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, पूरा एक कंट्री, हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट, बिहार और उड़ीसा स्टेट,
कंपेयर टू अदर स्टेट सबसे बड़ा था, एंड बंगाल वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। बंगाल क्या था, एक नेशनल अवेकनिंग का मेन पॉइंट था। द इम्प्यूट्स ऑफ द थॉट नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल, और ये जो इम्प्यूट्स जहाँ से आया वो बंगाल से आया था। 1857 रिवोल्ट के अंदर हिंदूज एंड मुस्लिम हैव कलेक्टिवली फॉट द इंग्लिश। 1857 में जैसा हमने देखा था, अभी 1857 के इस रिवोल्ट में हमने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। That's why the English strategy to divide and rule। अब ब्रिटिश ने अपने एक स्ट्रेटेजी तैयार की और वो दैट वाज द डिवाइड एंड रूल, और उनकी स्ट्रेटेजी में उन्होंने कहा इनको डिवाइड करके रूल करें। सो दे इनकरेज द कम्युनलिज्म एंड कोज द डिवीजन अमंग द पीपल। अब इन्होंने कम्युनलिज्म, धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया, है ना, और ये जो आपस में लड़ेंगे ऐसा सोच करके इतना फर्स्ट जो उन्होंने पॉलिसीज की ली थी वो बंग भंग डिवीजन, और ये अंत तक हमको हमारे लिए 1947 में हमारे देश का डिवीज़न करके गए। तो कहने का मतलब उनकी शुरुआत जो थी उसमें क्या था, वायसराय कर्जन 1899 से लगा कर 1905 तक वायसराय था। डिवाइड वास्ट बंगाल प्रोविजन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। बंगाल को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अब देखो ईस्ट बंगाल के अंदर क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी। ईस्ट और वेस्ट में बांटने में क्या था, वेर मुस्लिम मेजोरिटी, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, और वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी कम थी। वेस्ट बंगाल में क्या था, हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। अब इनको लड़ाने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी ओपन की। तो देखिए, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और ये जो उन्होंने डिवीज़न जो किया वो किसके लिए किया था, अपनी एफिशिएंसीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसीज के। देयर वाज लार्ज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और देखो वहाँ बंगाल के लोगों ने इसका जबरदस्त अपोजिशन किया, अपोज किया इस पॉलिसीज का। बंग भंग जो पॉलिसी थी, बंगाल डिवीजन की पॉलिसीज थी, उसका अपोजिशन क्या, a strong opposition division of Bengal when Bengal was divided on 16 अक्टूबर 1905 को ये डिवीजन किया गया। The whole Bengal observed a national mourning day, और उन्होंने मॉर्निंग डे, है ना, विलाप का दिन घोषित किया। द सेम डे द अनाउंसमेंट अबाउट बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स। अब देखो उस परिस्थिति में उन्होंने 3 प्रपोजल रखे, बॉयकॉट करेंगे हम फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तु का बॉयकॉटिंग करना, इनकरेजमेंट द यूज ऑफ इंडिजीनियस गुड्स, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना, विच इज मेड इन अवर कंट्री, एंड नॉट मेयरली बेंगालीज बट ऑल अदर इंडियन बिगैन टू हैव दिस डिवीजन बीन डन बाय कर्टल एंड वेस्टफियर्स फीलिंग्स एंड नेशनलिज्म वाज कैचिंग अप इन इंडिया। अब देखिए ये बंग भंग कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया भारत देश के अंदर। इस डिवीजन की वजह से ऑल बंगाली पीपल्स, शुरुआती दौर में बंगालियों ने क्या किया, इसका एक तरीके से जबरदस्त विरोध किया। अब इस विरोध में उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट इंडिजीनियस, स्वदेशी वस्तु को उपयोग करना, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड एडॉप्ट नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना को उदय करना एक बात रखी गई। और ये केवल नॉट ओनली बंगाल बट होल कंट्री, एंटायर नेशन में बात फैल गई। पीपल केम टू नो अबाउट देयर पॉलिसीज, पीपल, लोग स्कीम की बातों में समझ में आ गए, उनको समझ गए। और देखिए यहाँ दे वांटेड टू ब्रेक डाउन। अब ये लोग समझ गए कि दे वांटेड टू, वे लोग ये चाहते थे हमारे यहाँ डिवीजन करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराना चाह रहे हैं। और देखो यहाँ हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राकेश टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी। और इस यूनिटी को बनाए रखने के लिए बंगाल में हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखियाँ बांधी।
और उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वापस से मैं बता दूं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी। एडॉप्ट इंजीनियस, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना, बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन। एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन को एडॉप्ट करना। देयर आर 3 पॉलिसीज, देयर आर 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो कौन कौन से थे? एडॉप्ट इंजीनियस, स्वदेशी वस्तु को अपनाना, बायकॉट द फॉरेन गुड्स, फॉरेन की वस्तु को बायकॉट करना, और तीसरा था नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को बढ़ाना। इंडिया बेनिफिटेड लॉट ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट। अब इस मूवमेंट से भारत देश को बहुत बड़ा एक इंकरेजमेंट मिला, बेनिफिट हुआ। While the English industry was badly affected due to the boycott of the foreign goods, फॉरेन गुड्स को न अपनाने के लिए उसका बहुत बुरा परिणाम ब्रिटिशर्स को भुगतना पड़ा। द क्लॉथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड, मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा रुक गया। शुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैको एक्सेट्रा इंपोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड ऑल्सो रिड्यूस। और रिड्यूस यहाँ और कई और वस्तुएं जो थी, सिगरेट्स वगैरह, शूज, क्लॉथ्स एंड मेनी अदर थिंग्स जो फॉरेन से आती थी उनका बंद हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया। एंड फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स स्टार्ट, जो स्वदेशी फैक्ट्रियाँ, स्वदेशी वस्तु बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ शुरुआत हो गई। द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविजन ऑफ इंडिया, इंडिया के अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा। लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बिसाइड्स बंगाल, बंगाल के अतिरिक्त अन्य स्टेट्स के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ा। द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू, और इसके बाद में देखो गुजरात के अंदर भी स्वदेशी मूवमेंट का प्रभाव पड़ा, यहाँ पे भी अनुभव किया गया इस मूवमेंट का। द इको ऑफ दिस मूवमेंट वॉज फेल्ट स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विद इन द 6 ईयर। और ये जो बात अब केवल भारत तक नहीं रही, इट वेंट, ये कहाँ तक पहुँची? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इट इवन ऑल्सो रीच्ड एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट विद इन द 6 ईयर, 6 साल के अंदर। इन 1911 के अंदर द डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट, और वहाँ की पार्लियामेंट ने पुनर्विचार के बाद में जो 1905 के अंदर बंगाल का डिवीजन किया था उसको डिसमिस कर दिया। मतलब जो बंगाल का डिवीजन था उस डिवीजन को खत्म कर दिया। और दिस वॉज अ बेस्ट विक्ट्री फॉर इंडियन, पहली विक्ट्री जिसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी विक्ट्री। दिस वॉज ए मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस, ए वायसरॉय ऑफ रिलेंटलेस untied efforts, and this was the noteworthy viceroy of new awakening against English rule। और ये सबसे बड़ी ये अवेकनिंग लेके आया, ये ब्रिटिश रूल के विरोध में एक न्यू अवेकनिंग, एक नई अवेकनिंग लेकर के आया। तो इस तरीके से यू फाउंड, आपने पाया कि किस तरीके से भंग हुआ। वापस एक बार ध्यान से सुन लो, देखिए 1905 के अंदर बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट पार्ट में मुस्लिम मेजोरिटी वाला पार्ट था और वेस्ट पार्ट में हिंदू मेजोरिटी। और थ्रू दिस, इसके माध्यम से ब्रिटिश वांटेड टू play the divide and rule policy, means communalism, they wanted to spread the communism। वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने की प्रयास कर रहे थे। अब in all that condition what happened, the people came to know about their policy, people, लोग समझ गए उनकी इस पॉलिसीज को, और they started to against them,
और उन्होंने शुरुआत कर ली। और जिसको हम उन्होंने अपने बेनिफिट के अंदर क्या किया, उन्होंने बॉयकॉट द इंडिजियस मूवमेंट, जिसका नाम ही रखा गया। और ये बंगाल से रिलेटेड, देखो बंगाल में इस पोजीशन का मुख्य उन्होंने टारगेट क्या बनाया, और वो टारगेट था बॉयकॉट करना, उनकी वस्तु को बॉयकॉट करेंगे डेफिनेटली दे वेंट अवे, और उस ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और देन आफ्टर इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी अपनाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो गई, ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और जब ब्रिटिश ने इसका नुकसान देखा तो उन्हें बहुत ही नुकसान हुआ, और इसके ऊपर रीथिंकिंग की गई, और इन 1911 के अंदर उन्होंने वापस से इस बंग भंग का जो डिक्लेरेशन किया था उसे कैंसल किया। अब उसका जो परिणाम ये जरूर मिला, हमें एक इनकरेजमेंट मिला, क्योंकि एक बहुत एक मेमोरेबल विक्ट्री थी। दिस इज द मेमोरेबल विक्ट्री फॉर आवर कंट्री, क्योंकि ये नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर ओनली स्प्रेड इन द बंगाल बट इन अदर पार्ट ऑफ ऑल्सो इन आवर कंट्री। हमारे देश के अन्य भागों में भी इसका बहुत ही प्रभाव रहा, इफेक्टिव हुई, और इससे बहुत बड़ा हमको बेनिफिट हुआ। अब नाउ नेक्स्ट में है मुस्लिम लीग। इज एवरीवन नो ब्रिटिश को भी बड़े क्लेवर और कनिंग दोनों थे। हाँ, वो क्या चाहते थे कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम अगर एक होंगे तो हम लोग यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट रूल हियर स्मूथली। सो उन्होंने एक नई पॉलिसी, एक नई चाल खेली, है ना। इस मूवमेंट के अंदर जब उन्होंने देखा कि इनसे अगर हमें अरेंज लड़ना है तो हम सीधे टक्कर नहीं दे सकते हैं, हमें किसी पॉलिसी के माध्यम से लड़ना पड़ेगा। तो देखिए, मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश इन 1906 by adopting the divide and rule policy. The English wanted to create conflict between Hindu and Muslim. देखो यहाँ क्या अडॉप्टिंग की थी इन्होंने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और उसके माध्यम से यहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा, wanted to conflict, झगड़ा कर। एंड देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, अब देखो ये पॉलिसीज जो बनाई है वो किसने की है, लॉर्ड मिंटो एंड इंडियन वजीर दीवान मार्ले टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय नेशनल मतलब हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उस भावना को ख़त्म करने के लिए यहाँ लॉर्ड मिंटो और इंडियन वजीर मार्ले मिंटो ने, ठीक है, मार्ले ने एक प्लानिंग बनाई उन्होंने, जिससे व्हेन द नेशनल फाइट बिकेम स्ट्रॉन्गर, जब हमारा देश के अंदर ये नेशनल मूवमेंट मजबूत हो गया था, बिगेन टू फेवर द अपर क्लास, मुस्लिम को फेवर करने लगे ब्रिटिश ने सोचा कि किसको हम हाथ में लें, तो इन्होंने जो अपर क्लास मुस्लिम थे उनको फेवर करना उन्होंने शुरू कर दिया। द इंग्लिश बिकेम सक्सेसफुल इन ओवर कन्विंसिंग ए ग्रुप, एक ग्रुप को वो कन्विंस करने में सफल हो गए। अब देखो इन्होंने एक चाल के अंतर्गत क्या किया, जो अपर क्लास मुस्लिम थे उनको उन्होंने गलत तरीके से कन्विंस किया, और उन्होंने एक नई पार्टी के उदय की बात कही। The English began to favor the upper class. The English became successful convincing a group of Muslims that they must from Muslim organize, और वो उन्होंने कन्विंस किसके लिए किया, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, और उसमें वो सफल रहे। सेपरेट वोटिंग राइट्स, सेपरेट वोटिंग सेंटर्स, और अब उनको देखो यहाँ सेपरेट वोटिंग सेंटर्स दिए गए, उनको अधिकार दिए गए। एज ए रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906, और इसकी वजह से 1906 के अंदर मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब देखिए, एज ए रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फाउंड ए रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम। अब इसमें कौन शामिल हुए, रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमुल्लाह खान, वायसराय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर जिनलॉफ स्मिथ।
had played the important role in the establishment of this organization. इस ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेने वाले, है ना, या कन्विंस करने के लिए, और कौन कौन थे यहाँ? आगा खान मुस्लिम का जो लीडर नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह, वायसराय मिंटो और पर्सनल मिनिस्टर डनलॉप जो स्मिथ थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेला। In order to stop Muslim from attending annual conference, आप देखो कांग्रेस every year there was a conference held in every year there is held, हर वर्ष वहाँ पे एक मीटिंग होती थी कांग्रेस की, वर्ष में एक बार। अब उन्होंने क्या किया, इनको मुस्लिम लोग इकट्ठे ना हो, उस कॉन्फ्रेंस में न जाए, इसलिए उस मुस्लिम लीग का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें सेम डे ही मीटिंग रखवाई गई। कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस एंड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम वॉज अरेंज्ड ऑन द सेम डे। अरेंज्ड ऑन द सेम डे का मतलब उसी दिन उन्होंने अरेंज की। Thus the demand of separate representatives not be brand the child of Muslim but the English policy। और जो उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव की जो मांग थी वो मुस्लिमों की चाल नहीं, ये अंग्रेजों की चाल थी। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी टू टेकिंग मुस्लिम एज एसोसिएट्स एंड वाई मेनी राइटर्स कंसीडर, इसलिए कई जो राइटर क्या बोलते हैं कि मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। इसलिए मिंटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पाकिस्तान, है ना। ब्रिटिश यहाँ में कम्युनलिज्म का उसे पिता माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह के बजाय हम लोग क्यों मानते हैं मिंटो? सिंस देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इंक्रीज, और इसका जो परिणाम क्या, इसके बाद से देखो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, और अंत में देखो ये भारत देश का डिवीज़न हुआ 14 अगस्त 1947, है ना। 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का एक टुकड़ा सेपरेट हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश कंट्रीज़ के रूप में, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश उस समय नहीं था, बाद में जाके इसको सेपरेट किया गया। और इस तरीके से मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश करने में, उनको कन्विंस करने में ब्रिटिश सफल हुए, और उनकी सफलता ने हमारे देश के टुकड़े किए। तो इस तरह आज हमने जो पढ़ा है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं ध्यान देना, उनका इंट्रोडक्शंस दिया। 1857 के पीछे क्या कारण थे, व्हाट आर द, उसका परिणाम क्या निकले 1857। देन आफ्टर बॉयकॉट एंड इंजीनियस मूवमेंट्स के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। और चौथा जो पॉइंट था वो हमारा था मुस्लिम लीग। तो इस तरह हमने 4 पॉइंट्स से हम फिनिश ईयर। योर होमवर्क है, ये है आपका, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, शॉर्ट नोट्स, राइट द शॉर्ट नोट, दिस इज योर होमवर्क। जय श्री स्वामीनारायण।